गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारीलाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का हमारा टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। कल हमने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में जाना था और आज हम ये जानेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या हैं। क्योंकि समाज में जितनी भी घटनाएं घटती हैं सभी के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और समाज में जो परिवर्तन आता है वो किसी एक कारक से नहीं आता, किसी एक कारण से नहीं आता, बल्कि अनेक कारणों का जो सामूहिक प्रभाव है उससे समाज में परिवर्तन आता है। तो यहाँ हम किसी एक कारक को विशेष रूप से हमेशा के लिए सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं मान सकते। अनेक कारण हैं, कभी कोई कारण प्रभावी हो जाता है और कभी कोई अन्य कारण प्रभावी हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट है प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। जितने भी प्राकृतिक या भौगोलिक वस्तुएं हैं, शक्तियां हैं, उन सब को हम भौगोलिक कारक मान सकते हैं। जैसे वन है, पर्वत है, ऋतुएं, झरने, समुद्र, भूकंप, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना या बिल्कुल ही बारिश ना होना, सूखा पड़ जाना, ये सारे भौगोलिक कारण हैं। हालांकि इंसान ने नेचर पर विजय पाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन प्राकृतिक शक्तियाँ फिर भी मनुष्य की पहुँच से बाहर हैं। मनुष्य इनसे या इनके प्रभाव से कभी बच ही नहीं पाया। और ये जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं कभी कभी इतनी विनाशक और भयंकर हो जाती हैं कि अनेक परिवार उजड़ जाते हैं, निराश्रित हो जाते हैं, आश्रयहीन हो जाते हैं। हाल ही में नेपाल में जो प्राकृतिक आपदा आई उसने भी मानव जाति को हिला कर रख दिया था। और वर्तमान समय की हम आज की बात करते हैं, आज हम सभी अपने घरों में कैद हैं। किस लिए? कि एक महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस के कारण, और इससे बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। और ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसके हमारे जीवन पर, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा आर्थिक जीवन, हमारी संस्कृति, इस पर, हमारी आर्थिक स्थिति, इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, बुरे प्रभाव, इसका आज बैठे बैठे हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे। एक विद्वान हुए हैं बकल और एक हुए हैं हंटिंगटन। इन दोनों ने यह माना है कि सभ्यता के विकास और विनाश के लिए जलवायु ही उत्तरदायी है। मानव का विकास पूरी तरह से इन प्राकृतिक स्थितियों पर ही निर्भर है। जहाँ प्रकृति का जो स्वरूप है वो भीषण हो जाता है, विनाशक हो जाता है, वहाँ मनुष्य प्रकृति के आगे सिर झुका देता है, नतमस्तक हो जाता है, धार्मिक कार्यों में लग जाता है, ईश्वर में आस्था बढ़ जाती है। और इससे उलट जहाँ प्रकृति शांत है, उदात है, वहाँ लोग चहुमुखी विकास करते हैं और वहाँ निर्माण और प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे में अगर प्राकृतिक आपदाओं के अभाव में लोग जीते हैं तो वो सुखपूर्वक जीते हैं, वहाँ सामाजिक व्यवस्था में कोई हलचल नहीं होती। और जहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है वहाँ सामाजिक व्यवस्था में भी हलचल आ जाती है, क्योंकि आपदाओं के कारण जब गांव या शहर उजड़ जाते हैं, लोग नए स्थानों पर बसने लगते हैं, तो वो वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के मूल्य, वहाँ के आदर्शों को अपनाने लगते हैं, तो जिससे सामाजिक संरचना पूरी तरह से प्रभावित होती है। इसी तरह से इसमें एक अन्य कारक है आर्थिक कारक। एक विद्वान हुए हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स तो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारक ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स कहते हैं जैसे जैसे समाज का आर्थिक ढांचा बदलता है वैसे वैसे समाज का समस्त ढांचा परिवर्तित होता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि संपत्ति का स्वरूप, वितरण, व्यवसाय की प्रकृति, उत्पादन प्रणाली का स्वरूप, ये सारे के सारे सामाजिक ढांचे को प्रभावित करते हैं।
क्योंकि कार्ल मार्क्स ने यह माना है कि आर्थिक ढांचा ही समाज का मुख्य ढांचा है। कार्ल मार्क्स ने माना समाज में दो वर्ग हैं, एक जिनके पास सब कुछ है और एक जिनके पास कुछ भी नहीं है, और इन दोनों वर्गों में अंतर केवल आर्थिक है। एक के पास बहुत अधिक धन है और दूसरा वर्ग जिसके पास खाने को रोटी भी नहीं है। और इसके परिणाम स्वरूप ये जो दो वर्ग हैं, इसको कार्ल मार्क्स ने नाम दिया है पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग। ये दोनों ही वर्ग, क्योंकि इनमें जो आर्थिक अंतर है वो अधिक है, बहुत ही अधिक है। तो ऐसे में ये दोनों वर्ग, इनमें परस्पर संघर्ष होता रहता है और जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था नष्ट होती है और उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था जन्म लेती है। कि जैसे जो कार्ल मार्क्स ने अपना ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, उसमें उसने यही कहा है कि जो पूंजीपति हैं जब वो श्रमिकों का शोषण करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो श्रमिक है वो पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कर देंगे और क्रांति के बाद वो पूंजीपतियों को नष्ट कर देंगे और एक ऐसी व्यवस्था आएगी जिसमें वर्ग भेद नहीं होगा। वर्ग ये दो हैं, पूंजीपति और श्रमिक, तो एक वर्ग समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। पूंजीपतियों का वर्ग नष्ट हो गया, एक ही रह गया, तो वो वर्ग विहीन समाज। और फिर धीरे धीरे राज्य भी जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो वो जो व्यवस्था होगी राज्य विहीन भी होगी। तो ऐसे में इस आर्थिक कारण के कारण कार्ल मार्क्स कहता है समाज में जो संघर्ष आएगा उससे वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का जन्म होगा। तो जब भी कोई नई समाज व्यवस्था अस्तित्व में आती है तो वो अपने से पिछली किसी व्यवस्था को बदल कर ही आती है। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स यही कहता है कि जब भी कोई किसी व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन आता है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन आता है, तो उसका कारण केवल और केवल आर्थिक ही होता है। नेक्स्ट इसमें एक कारक है मनोवैज्ञानिक कारक, कि जो समाज में परिवर्तन आते हैं वो मानव मस्तिष्क में परिवर्तन के कारण भी आते हैं। मानसिक असंतोष है या संघर्ष है, ये भी सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। इसी तरह से समाज में विकृत मानसिकता वाले लोग भी होते हैं, नकारात्मक मानसिकता वाले लोग भी होते हैं, और ये जो विकृत और तनावग्रस्त लोग होते हैं समाज में, ये दूसरों पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं और सामाजिक संबंधों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं समाज में जो सकारात्मक सोच के होते हैं, उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है और जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य उन्नति करता है। ये जिज्ञासा ही है कि जो मनुष्य चांद पर पहुंच गया, समुद्र की गहराई को माप रहा है। ये मानव मस्तिष्क जो है ये नयापन चाहता है, नवीनता चाहता है, वो एक स्थिति में कभी रह ही नहीं सकता। तो ऐसे में जो मनुष्य हैं वो नए नए आविष्कारों की खोज में लगे रहते हैं। तो जो मानव मस्तिष्क में सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां हैं, ये दोनों ही समाज में परिवर्तन के कारक बनते हैं। जैसे जैसे मनुष्य की मानसिकता में बदलाव आता है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन भी आता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो समाज में परिवर्तन है वो जैविकीय कारणों से आता है, बायोलॉजिकल फैक्टर से। जैविकीय कारक क्या है? माता पिता द्वारा जो वंशानुक्रम में हमें प्राप्त होते हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शारीरिक और मानसिक क्षमता है, योग्यता है, ये सारे जैविकीय कारण हैं। अब इसमें जैसे किसी भी समाज में यदि पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है तो वहाँ क्या होगा? विधवाओं की संख्या बढ़ जाएगी और स्त्रियों की और बच्चों की जो सामाजिक स्थिति है उसी परिवार के जहाँ जहाँ पुरुषों की मृत्यु होगी उन परिवार की स्त्रियों की और बच्चों की जो सामाजिक स्थिति है, शिक्षा दीक्षा है, वो भी प्रभावित होगी। तो ऐसे में जो दुर्बल लोग हैं, अशक्त लोग हैं, वो राष्ट्र निर्माण में या नवनिर्माण में कोई भी योगदान नहीं दे सकते। और जो समाज में परिवर्तन होते हैं नवनिर्माण और आविष्कारों से, वो परिवर्तन भी नहीं हो पाएंगे। और यदि ऐसा ये तथ्य उपलब्ध नहीं है तो जो प्रतिभाशाली
और सुयोग्य व्यक्ति हैं वो आविष्कारों द्वारा समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट इसमें फैक्टर है जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्यात्मक कारक का क्या अर्थ होगा कि जनसंख्या की रचना, आकार, जन्म मृत्यु दर, देशांतरगमन, जनसंख्या का कम या अधिक होना। देशांतरगमन कि जैसे हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं और दूसरे देशों के लोग हमारे देश में आ रहे हैं। अब किसी भी देश में यदि जन्म दर अधिक है, जनसंख्या अधिक है और मृत्यु दर उससे कम है, जन्म तो ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन मृत्यु कम हो रही हैं, तो ऐसे में जनसंख्या अधिक होगी। और इसी तरह से ही यदि जनसंख्या कम तीव्र गति से बढ़ रही है और मृत्यु दर अधिक है तो वो जनसंख्या का एक अलग स्वरूप होगा। अब कोई भी देश यदि जनसंख्या वहाँ अधिक है तो वो भी उस देश के लिए अपने आप में समस्या है, क्योंकि उस देश के जो रिसोर्सेज हैं उससे वो उस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं हो पाते। और यदि जनसंख्या कम है तो वो जनसंख्या अधिक वाली समस्या से भी बड़ी समस्या है, क्योंकि देश में हर कार्य के लिए मैन पावर चाहिए और यदि जनसंख्या कम है तो वो मैन पावर कहाँ से आएगी। और यदि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो उसमें फिर समाज में भूखमरी भी बढ़ती है, बेरोजगारी भी बढ़ती है और गरीबी भी बढ़ती है। और यदि जनसंख्या घटती है तेज़ी से तो फिर देश में सक्षम और कार्य करने वाले लोगों की कमी हो जाती है। तो ऐसे में जो जनसंख्या का घटना या बढ़ना, जनसंख्या का अधिक होना या कम होना, ये भी अपने आप में सामाजिक परिवर्तन का एक कारक बनता है। नेक्स्ट है इसमें तकनीकी कारक। वर्तमान युग को हम सभी जानते हैं कि तकनीक के युग के रूप में जाना जाता है। अनेक प्रकार के जो यंत्रों का आविष्कार हुआ है उससे हमारा जो सामाजिक जीवन है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। चाहे वो छोटे से छोटा कोई यंत्र है उससे भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मोबाइल है या स्कूटर है, ये छोटे छोटे जो परिवर्तन समाज में आए हैं कि ये हर व्यक्ति की पहुंच में है। टीवी है जिस पर इतने चैनल लगते हैं कि आप दुनिया भर की सारी खबरों को घर बैठे जान सकते हो। दुनिया के किस क्षेत्र में क्या हो रहा है वो सारा आप घर बैठे जान सकते हो। तो ऐसे ये जो छोटे छोटे परिवर्तन हैं ये भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। नए नए कारखानों का खुलना या जैसे भारत में अब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसके कारण जो सामाजिक जीवन है भारत में उसमें परिवर्तन आया है। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उस पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से हम देखते हैं। ममफोर्ड एक विद्वान हुए हैं, वो कहते हैं कि यंत्रीकरण ने मानव की जीवन शैली और विचार प्रणाली को पूरी तरह से प्रभावित किया है, क्योंकि जब नए नए यंत्र आ जाते हैं मानव जीवन में और दूसरी ओर उद्योगों का विकास हो रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो रही है इन यंत्रों के कारण, तकनीकी प्रभाव के कारण, तो सामाजिक संबंधों में औपचारिकता आने लगी है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर ही हालचाल पूछ लेते हैं, फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं समझते। और इसका एक खामियाजा एक और है सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा रहने का, कि जो लोग फेसबुक पर ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक जब वो ऐसा ही करते रहते हैं वो समाज से कट जाते हैं, तो उसके बाद उनको फेस टू फेस बात करने में दिक्कत आने लगती है। और इस तरह जब व्यक्ति फेस टू फेस बात करने से ही बचेगा तो धीरे धीरे ये जो प्रभाव है बाकी लोगों में जब आना शुरू हो जाएगा कि जब सभी इस तरीके से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ही ज़्यादा समय बिताएंगे तो जो हमारे सामाजिक संबंध हैं उनमें औपचारिकता और अधिक बढ़ने लगेगी। फिर वही स्थिति आ जाएगी कि पेरेंट्स एक कमरे में बैठे हैं, बच्चे अलग कमरे में बैठे हैं, वहाँ से व्हाट्सएप कर रहे हैं कि हमें खाना चाहिए या हमें ये चीज़ चाहिए। तो ऐसे में जो सामाजिक संबंध हैं वो इस तकनीक से प्रभावित होते हैं और
वर्तमान में ये स्थिति बहुत ही दुष्कर होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सामाजिक परिवर्तन के कारक के 6 तथ्यों का अध्ययन किया। बाकी का अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।